नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने वाले हैं। उसका पार्ट 2, उसके दो पार्ट हम लोग एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या पढ़ेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसका वर्णन जो है आपका 23 से लेकर 24 के बीच में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए, अनुच्छेद 23 में आपका क्या दिया गया है। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 में आपका मानव के व्यापार और उनसे जबरदस्ती कार्य कराने का निषेध किया गया है। ठीक है, ये मना किया गया है कि आप उनसे जो है जबरदस्ती कोई काम भी नहीं करा सकते और मानव का व्यापार भी नहीं कर सकते हैं। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी, बेगारी मतलब बिना मजदूरी दिए, और इस प्रकार का अन्य जबरदस्ती दिया गया श्रम जो है निषिद्ध कराया गया है। मतलब इस प्रकार के काम को मना किया गया है। अगर आप फिर भी इस तरह का काम करते हैं तो ये जो है आपका दंडनीय अपराध होगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे कि अगर राष्ट्रीय सेवा के लिए अगर आपको लिया जाता है, ठीक है, जरूरत पड़ने पर अगर आपको राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जाता है, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे देखिए, अनुच्छेद 24 में आपका जो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कम उम्र के बालकों से जो है कोई कार्य नहीं करवा सकते। कम उम्र का क्या मतलब है कि 14 साल से जो नीचे के बालक हैं उनसे आप कोई भी जोखिम भरे काम नहीं करा सकते हैं। देखिए, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या जोखिम खानों या किसी भी अन्य जो क्या कहते हैं खदान होती है उसमें हम कोई भी काम नहीं करा सकते, क्योंकि आप जानते हैं कोयले के खदान और इन जैसे खदानों में काफी ज्यादा दुर्घटना होने की संभावना होती है और कम उम्र के बालकों को ज्यादातर उसमें दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका अनुच्छेद 23 और 24 में आपका जो है इसी प्रकार क्या कहते हैं वर्णन किया गया है। पहला क्या है कि मानव के व्यापार और क्या कहते हैं उनसे बलात् श्रम का जो है प्रतिषेध है। दूसरे में अनुच्छेद 24 में है आपका कि बालकों के नियोजन, नियोजन मतलब कि उनसे जो है किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया जा सकता, इसका जो है आपका अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है। आगे देखिए, अगला है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कि आपको कोई भी धर्म मानने की, उसको प्रचार करने की, उसके द्वारा किसी भी तरह के कार्य करवाने की आपको पूर्णतः अधिकार है, लेकिन आपको दूसरे के अधिकार का भी ख्याल रखना है। देखिए, इसमें जो है आपका 25 से लेकर 28 तक में जो है इसका पूरा वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 में जो है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अब देखिए, अंतःकरण का मतलब क्या होता है। अंतःकरण मतलब भगवान को मानने के सबके अलग अलग रास्ते होते हैं, तो उन सभी रास्तों को जो है सबको मानने का पूर्णतः अधिकार होता है। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये किसके तहत होगा? ये आपका अनुच्छेद 25 के तहत होगा। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, मतलब धर्म के किसी भी रूप को आप मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। अब देखिए, 26 के तहत जो धर्म आप मान रहे हैं उनके धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आपको पूर्णतः स्वतंत्रता है। आपको कोई भी उस कार्य को प्रचलन कराने से नहीं रोक सकता। जैसे आप देखते होंगे लोग कीर्तन और जो है तरह तरह के धार्मिक कार्य कराते रहते हैं, तो उसको करने की जो स्वतंत्रता है वो आपको अनुच्छेद 26 के तहत आपको दी गई है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का पूर्णतः अधिकार दिया गया है। यह जो है अनुच्छेद 26 के तहत है। अनुच्छेद 27 में क्या है, देखिए, राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर धर्म के क्या कहते हैं प्रचार प्रसार के लिए कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई धन विशेष का नहीं लिया जाएगा। जैसे पहले के समय में जो है जजिया कर जो है लिया जाता था, इस प्रकार का कोई भी धन किसी विशेष संप्रदाय के लिए जो है आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म और धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए निश्चित रूप से क्या कहते हैं विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। तो इस प्रकार से किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय के विकास के लिए आप किसी से जो है जबरदस्ती कोई टैक्स नहीं ले सकते और ना ही राज्य ऐसा कोई कदम भी इसके प्रति उठाएगा। अब अनुच्छेद 28 में क्या है, देखिए, अनुच्छेद 27 और 28 क्या कहते हैं राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे राज्य क्या कहते हैं किसी से भी टैक्स नहीं लेगा किसी पर्टिकुलर रिलीजन को
बढ़ाने के लिए। वैसे ही 28 में क्या है कि राज्य द्वारा कोई भी संचालित अगर कोई भी निधि है, मतलब शिक्षा है, तो उसमें जो है आपको धर्म की कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर राज्य के द्वारा वो चीज़ें जो है संचालित हो रही हैं, तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने और किसी धर्मोपदेश को मतलब जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। जैसे आपका जो केवी का स्कूल होता है, उनमें जो है आपको कोई भी धार्मिक शिक्षा देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं पे नहीं, बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी जो है आपको धार्मिक शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये राज्य विधि से नहीं, लेकिन एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसके तहत जो है आपको फॉलो करना होता है। तो ये हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन आपका कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 28 तक में इसका वर्णन है। 25 में आपका अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से, मतलब किसी भी बिना प्रतिबंध के आपको उसे मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अब जो धर्म आप मान रहे हैं उसके धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए आपको अनुच्छेद 26 के तहत यह स्वतंत्रता मिली है। और 27 और 28 में क्या है कि राज्य द्वारा किसी भी तरह का कोई कर जो है विशेष संप्रदाय या किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए आपको क्या कहते हैं नहीं लिया जाएगा। और अनुच्छेद 28 में है कि राज्य के जो पैसे से अगर किसी किसी क्या कहते हैं शिक्षा संस्था का अगर जैसे कार्य चल रहा है, तो उसमें जो है आपको कोई भी धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी। तो ये आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में किया गया है। चलिए आगे देखिए। अगला है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब यहाँ पे किसके शिक्षा और संस्कृति की बात हो रही है, याद रखिएगा ये अल्पसंख्यकों की बात हो रही है। ठीक है, अल्पसंख्यकों की संस्कृति और उनके शिक्षा से संबंधी जो अधिकार है उनकी बात हो रही है। अब देखिए अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के, तो अनुच्छेद 29 में जो है आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपने किसी भी प्रकार के जो विशेष भाषा होती है, लिपि होती है, संस्कृति होती है, उसको सुरक्षित रखने का उनको पूरा जो अधिकार मिला है वो अनुच्छेद 29 के तहत मिला है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, जो कुछ विशेष उनकी संस्कृति होती है उसको बचाए रखने के लिए वो क्या कहते हैं अनुच्छेद 29 के तहत जो है अपने अधिकार का प्रयोग करता है। क्योंकि देखिए वो ऐसे ही क्या कहते हैं अल्पसंख्यक है, उनकी संख्या कम है, अगर वो पूर्णतः खत्म हो गए तो उनकी जो है भाषा, लिपि और संस्कृति जो है वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो एक विविधता भरे देश में फिर उनका क्या महत्व रह जाएगा। तो इसलिए जो है उनको विशेष जो क्या कहते हैं उनकी संस्कृति उसको बचाए रखने के लिए जो है इस आर्टिकल को जो है संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है और वह जो है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं और केवल भाषा, जाति और धर्म संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। मान लीजिए उनके पास केवल इसी की शिक्षा है, तो इस आधार पे भी जो है वो शैक्षणिक संस्था में जो है जगह बना सकते हैं। अब देखिए वर्तमान में कुल 6 समुदायों को जो है आपका अल्पसंख्यक वर्गों में रखा गया है। देख लीजिए मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैनों को जो है अल्पसंख्यक वर्गों का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के समुदाय के लिए जो है विकास के लिए एक 15 सूत्री कार्यक्रम भी जो है 2005 में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, तत्कालीन सरकार जो 2005 में थी उसके द्वारा जो है शुरुआत किया गया था और 2005 में आप जानते हैं यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 29 में जो है आपका अल्पसंख्यकों के वर्गों उनके हितों के संरक्षण के लिए जो है वर्णन अनुच्छेद 29 में है। और अनुच्छेद 30 में जो है उनकी शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का जो है अधिकार दिया गया है। ठीक है, वो अपने किसी भी प्रकार की जो है शिक्षा संस्थाओं का प्रचार और प्रशासन जो है आराम से कर सकते हैं। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था जो है चला सकता है। याद रखिएगा किसी भी पसंद की जो है शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है सरकार उसे क्या कहते हैं दे सकती है अनुदान, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं धार्मिक संप्रदाय के ही लिए ज्यादातर देगी, ऐसा नहीं होगा। सबके लिए जो है समान बराबरी से जो है वो कार्य करेगी। थोड़ा सा दोस्तों गला खराब है तो वीडियो में अगर थोड़ी दिक्कत हुई तो मुझे माफ करिएगा। आगे देखिए अब हम देखेंगे संवैधानिक उपचार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना आपके बाकी के जो अधिकार आपको मिले हैं वो किसी मतलब के नहीं रह जाते। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसे जो है संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है,
किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वैसे तो प्रियम्बल को कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से जो है संवैधानिक उपचारों को कहा जाता है। अब देखिए इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 32 में है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को क्या कहते हैं? प्रवर्तित कराने, मतलब उनको कार्य में लाने के लिए जो है समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का हमें अधिकार दिया गया। मान लीजिए हमारे किसी भी अधिकार का अगर हनन हो रहा है, तो उसे कार्य में लाने के लिए आप उच्चतम न्यायालय में जो है जा सकते हैं, और फिर उच्चतम न्यायालय उसे जो है उस अधिकार को कार्य में करने के लिए जो है कुछ रिट जारी करता है। ठीक है, इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय कुछ रिट जारी करता है। जिस सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट इसमें जो है जारी करता है। आपका इसमें कौन कौन सा है? देखिए पहला आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो जाएगा परमादेश, तीसरा हो जाएगा प्रतिषेध लेख, चौथा हो जाएगा उत्प्रेषण, और पांचवा हो जाएगा अधिकार परीक्षा लेख। तो देखिए ये 5 प्रकार के रिट जो है सुप्रीम कोर्ट आपका रिलीज करता है। और ये क्यों करता है? जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उच्चतम न्यायालय उन मौलिक अधिकारों को दोबारा से कार्य में लाने के लिए इन 5 प्रकार के रिटों को जारी करता है। अब देखिए इन पांचों के रिटों के बारे में जो है हम लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो इस संदर्भ में जो है सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट निकालने की जो है शक्ति प्रदान की गई है उसे। अब देखिए 5 जो रिट है आपको दिए गए हैं सामने, देख लीजिए। तो देखिए पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहा जाता है इसको? इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। और यह उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? जारी किया जाता है जो यह मानता है कि उसे किसी अवैध रूप से, मतलब गलती से जो है उसे क्या कहते हैं? पकड़ लिया गया है। तो यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है और जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है। मान लीजिए आपको किसी ने क्या कहते हैं जबरदस्ती बंदी बना लिया, और आपको पता है कि आप क्या कहते हैं गलती से, बार बार आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जब आप जाएंगे तो आपके लिए जो है क्या कहते हैं आपके निर्देश दिया जाएगा कि पहले आपके जो आप बोल रहे हैं वो सत्य है कि नहीं। तो जब वो प्रूफ हो जाएगा तो फिर आपको तुरंत जो है आपको रिहा कर दिया जाएगा। तो जो आपको क्या कहते हैं रिहा करने का जो पूरा आदेश दिया जाएगा, उसी को जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर जो है रिट जो है जारी किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय क्या कहता है कि देखिए बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके कि ये तो पता चले कि आपको बंदी किस लिए बनाया गया। तो इसका जो पूरा क्या कहते हैं आपकी रेट जारी होती है वो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जारी की जाती है, जिसे हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। अब देखिए मैंडामस क्या होता है, जिसे परमादेश कहा जाता है। परमादेश का लेख जो है उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य का निर्वहन करने से जो है बचता है, भागता है, तो उसे दोबारा अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए जो है परमादेश, ठीक है, मैंडामस रिट जो है जारी किया जाता है। और इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। अगला देखिए, अगला है आपका प्रतिषेध लेख, जिसे जो है प्रोविशन रिट भी कहते हैं। और यह आज्ञा पत्र जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है निम्न न्यायालयों में जो है जारी करते हैं। इसमें क्या कहा जाता है? इस मामले में जो है अगर वो अपने कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मतलब जो निम्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से जो चीजें बाहर है, अगर वो फिर भी उस दायरे को देख रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय या जो उच्च न्यायालय है वो एक रिट जारी करते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र से ये चीजें बाहर है, इस केस को आप हमारी तरफ जो है आगे बढ़ाएं। क्योंकि हर किसी का जो एक पैमाना बटा हुआ है कि कितने से कितने की जो कार्य मतलब जो केस है किसको देखने हैं, वो जो है हर किसी को निर्धारित किए गए हैं। तो इसलिए जो है अगर निम्न न्यायालय जो है अपने अधिकार क्षेत्र से ज्यादा बड़े केस को देखने लगेगा, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय जो है प्रोविशन रिट को जारी करता है कि भाई ये कार्य जो है आपके क्षेत्र से बाहर है, इसे जो है आप हमारी तरफ ट्रांसफर करें। तो ये किसके तहत होता है? ये आपका होता है प्रतिषेध लेख की। अब देखिए अगला क्या है? उत्प्रेषण, जिसे जो है सर्टियोररी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में सर्टियोररी कहा जाता है। इस रेट में क्या होता है कि अधिकतर न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को, लंबित मतलब जो बहुत दिनों से जो मुकदमे पड़े हुए हैं, उनका न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय भेजे, क्योंकि अब उनके पास इतने ज्यादा क्या कहते हैं कार्य हो चुके हैं लंबित कि वो अब अकेले नहीं देख सकते, इसलिए जो है उसको ऊपर के न्यायालयों में जो है ट्रांसफर कर दिया जाए। ये किसके तहत होता है? ये आपका उत्प्रेषण न्यायालय के तहत होता है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय की भेज दिया जाए। यह किसके तहत होता है? ये आपका उत्प्रेषण
के तहत होता है। अब देखिए अधिकार पृच्छालेख जिसे क्यू वारंटो कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय जो है अधिकार पृच्छालेख के आदेश को जारी करता है। जब वो उस कार्य के लिए क्या कहते हैं निर्धारित नहीं किया गया है वो व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो अगर करने लगता है तो फिर जो है क्या कहते हैं अधिकार पृच्छालेख, आप इसी समझ सकते हैं अधिकार पृच्छालेख जो है वो जारी करता है। अब इसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति से जो है पूछता है कि वह किस अधिकार से जो यह कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता वह जो है कार्य नहीं कर सकता। अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करने लगता है कोई व्यक्ति, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोर्ट के बारे में था कि जब कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करने लगती है तो उसे ऊपरी अदालतें जो है वो प्रतिषेध लेख जारी करती है। लेकिन अधिकार परीक्षा लेख में जो इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए है कि जब वो व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करने लगता है तब जो है न्यायालय उससे पूछता है कि आप किस के तहत जो है इस कार्य को कर रहे हैं, और अगर वो बात नहीं बता पाता तो तब तक जो है उसके उस कार्य को क्या कहते हैं निलंबित कर दिया जाता है। तो ये 5 प्रकार के रेट थे। पहला था बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें जो है उस व्यक्ति को जारी किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आपने उसे किस लिए बंदी बनाया है, किस अवैध रूप से उसे बंदी बनाया गया, ये किसके तहत, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। परमादेश में जो है आपका ये आदेश जारी किया जाता है कि जब अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसे जो है जो आदेश जारी किया जाता है कि आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तो वो परमादेश रेट के तहत होता है। अब देखिए प्रतिषेध लेख के तहत क्या होता है कि जब आप यहाँ नाम से ही देख सकते हैं कि प्रतिषेध किया गया है, मतलब कि जो निम्न अदालत है उनको प्रतिषेध किया गया है कि आप इस कार्य को ना करें, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये आप ऊपरी अदालतों में जो है ट्रांसफर करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रोविजन, क्या लिखा है, प्रतिषेध, कि आपको रोका गया है इस कार्य को करने से। उसके बाद है उत्प्रेषण, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया गया है कि वो अपने लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को दे। इसके बाद देखिए अधिकार पृच्छालेख, कि जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्य करने लगता है तब न्यायालय जो है अधिकार पृच्छालेख का जो है रिट का इस्तेमाल करता है कि आप जो है इस कार्य को ना करें, या फिर आप बताएं कि आप किस अधिकार के तहत इस कार्य को कर रहे हैं। तब तक जब तक वो इस कार्य का सही उत्तर नहीं दे पाता तब तक जो है उसे इस कार्य को करने से रोक दिया जाता है। तो ये 5 प्रकार के रिट थे जो आपका जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आगे देखिए आपका मौलिक अधिकार में संशोधन से रिलेटेड कुछ जो प्रश्न उठाए गए थे आपका पार्लियामेंट में या सर्वोच्च न्यायालय के पास, कि आखिर मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के 1967 में जो ये केस आया था सामने, इससे पहले तक में ये निर्णय लिया गया था कि अनुच्छेद 368 जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का जिसमें अधिकार मिलता है, इसके तहत जो है आप किसी भी क्या कहते हैं संविधान की किसी भी चीज में जो है किसी भी भाग में किसी भी क्या कहते हैं पार्ट में आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप मौलिक अधिकारों में भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपका सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी। ठीक है, जो ये था सर्वोच्च न्यायालय गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, इसमें जो है मूल अधिकारों में आप संशोधन नहीं कर सकते। इसका जो है निष्कर्ष अगर ये निकालना हो सीधा सीधा तो ये था, इसमें जो है मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, इसके तहत ये बताया गया, और संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो पहले निर्णय में तो ये कहा गया, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है कि समय समय पर निर्णय चेंज होते रहते हैं। देखिए 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया, और यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। देखिए पहले बोला गया कि नहीं किया जा सकता, दूसरे में बोला गया कि इसमें जो है किया जा सकता है। अब देखिए मोस्ट फेमस केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, इसमें यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के संविधान को विधि मान्यता प्रदान की गई, और अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब निर्णय को निरस्त कर दिया गया। तो यहाँ पे बोला गया था कि संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर जो है इस बात को क्या कहते हैं निरस्त कर दिया गया, और ये बताया गया कि जो है आप क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों में जो है आप संशोधन कर सकते हैं। और इसी के तहत जो है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए, और यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। आप जानते होंगे कि एक क्या कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन होता है,
तो उसको जो है क्या कहते हैं आपका उससे उसके दायरे से जो है आपका रोक दिया गया। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन आपका अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 में जोड़ा गया। तो उसके अंतर्गत जो है आपका जो चीजें इसके तहत जो संविधान संशोधन की जाएंगी वो न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर कर दी गई। तो इस प्रकार से जो है आपके तमाम चीजें चलती रही। फिर देखिए आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का जो केस आता है, इसके तहत ये निर्णय लिया गया कि निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, जब भी कोई अगर क्या कहते हैं संविधान संशोधन किया जाएगा तो पहले तो बोला गया 42वें में कि संविधान संशोधन अगर 368 के 4 और 5 के तहत करता है तो पुनरावलोकन नहीं कर सकता न्यायालय, लेकिन बाद में फिर जब दोबारा केस आया तो न्यायालय ने बोला कि किसी भी क्या कहते हैं जो संविधान संशोधन किया जाएगा उसका न्यायालय जो है पुनरावलोकन कर सकता है और इसके द्वारा जो है 42वें संविधान संशोधन की द्वारा जो व्यवस्था की गई थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो आपको जो इसमें याद रखना है वो आपको याद रखना है कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप संविधान की जो है आधारभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर का भी जो है इसमें एक केस आया था जिसके द्वारा जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी आप क्या कहते हैं संविधान संशोधन नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो पे जो है हम लोग यहीं पे अब लगाम लगाते हैं, क्योंकि आज जो है हमने जो है चार फंडामेंटल राइट्स को देखा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये चार अधिकारों के बारे में हमने देखा। और लास्ट में हमने देखा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।